हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। जो रीट में नया सिलेबस ऐड हुआ है उसके 2 टॉपिक तो कंप्लीट हो चुके हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। रीट न्यू सिलेबस ऐड के नाम से तो आपको मिल जाएंगे। तीसरा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख जनपद। ये भारत के प्रमुख जनपद तो अपन ने पढ़ लिए थे, ये राजस्थान के प्रमुख जनपद है 3। इनको अपन आज कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा सा वीडियो है, लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आता है वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, ये राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ था। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, ध्यान से नोट करिएगा इसको, कि राजस्थान के कौन से भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ था। तो राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ था। यह आपका पहला क्वेश्चन हो गया राजस्थान के प्रमुख जनपद में से। अगला जनपद अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला जनपद आता है प्रमुख जनपद जांगल। जांगल प्रदेश किसको कहते थे? वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में क्या कहलाते थे? जांगल देश कहलाते थे। वर्तमान जो बीकानेर जिला है और जोधपुर जिला है, ये बीकानेर और जोधपुर जिले महाभारत काल में क्या कहलाते थे? जांगल प्रदेश कहलाते थे। तो आपके नॉर्मल पूछ लिया जाए जांगल प्रदेश में शामिल जिले थे तो बीकानेर और जोधपुर, और महाभारत काल में इन्हें जांगल देश कहते थे। और कहीं कहीं इस जांगल प्रदेश का नाम क्या मिलता है? कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी मिलता है। तो कुरु जांगला भी बीकानेर और जोधपुर और माद्रे जांगला भी बीकानेर और जोधपुर। और इस जांगल जनपद की राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा, जांगल प्रदेश या जांगल जनपद की राजधानी थी अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में भी क्या कौन सा जिला कहा जाता है? नागौर कहा जाता है। तो याद रखना, जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर कहा जाता है। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को क्या कहते थे? जांगलदर बादशाह कहते थे। जांगलदर बादशाह कहते थे। और बीकानेर राज्य के राज्य चिन्ह में भी जय जांगलदर बादशाह लिखा मिलता है। इसमें आप ये भी याद रखिएगा कि बीकानेर के एक राजा थे करण सिंह, जिनको औरंगजेब ने क्या कौन सी उपाधि दी थी? जांगलदर बादशाह की उपाधि दी थी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मुगल शासक औरंगजेब द्वारा बीकानेर के किस शासक को जांगलदर बादशाह की उपाधि दी गई थी? तो वो कौन थे? बीकानेर के राठौड़ राजा महाराजा करण सिंह। इसके बाद अपन बात करते हैं मत्स्य जनपद की। दूसरा जनपद आता है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। मत्स्य महाजनपद के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र। और इस मत्स्य जनपद का विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक फैला हुआ था। चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक मत्स्य जनपद विस्तृत था। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भूभाग पर भी इसके अंतर्गत आते थे। अलवर और भरतपुर का कुछ भूभाग भी मत्स्य जनपद के अंतर्गत सम्मिलित था। और इस मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर थी। याद रखिएगा, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। और जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? आपको बताया था अहिछत्रपुर नागौर थी। और विराटनगर को वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? बेराट के नाम से जाना जाता है। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है, ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है बिंदुसार से पहले। महाभारत में कहा गया है कि सहाज नामक एक राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया था। तो आप ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी बन गया है कि महाभारत के अनुसार किस राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया था? तो सहाज नामक एक राजा था जिसने चेदी तथा मत्स्य दोनों जनपदों पर शासन किया था। और मत्स्य जनपद जो था यह प्रारंभ में चेदी राज्य का और बाद में विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया था। अब इसके बाद अगले जनपद की बात करते हैं, सूरसेन। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था, सूरसेन जनपद। और इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। आपसे मैंने बताया था सबसे पहले कौन सा जनपद पड़ा था? जांगल जनपद। इसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर कहते हैं। दूसरा था मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगरी, बेराट। और सूरसेन जनपद की राजधानी क्या है? मथुरा। ये राजधानियों में से भी क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार भी राजधानियों में से आए थे, तो याद रखिएगा राजधानी अभी सूरसेन की राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। और प्राचीन यूनानी लेखक इस सूरसेन राज्य को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को क्या कहते थे? मेथोरा कहते थे। याद रखना, मेथोरा। और महाभारत के अनुसार सूरसेन जनपद में यादव वंश का शासन था, यदुवंश का शासन था। याद रखिएगा, महाभारत के अनुसार सूरसेन जनपद में किस वंश का शासन था? तो यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे।
और अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। याद रखना सूरसेन के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले का अधिकांश भाग और अलवर जिले का पूर्वी भाग। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण जो थे, इनका संबंध भी सूरसेन जनपद से था। याद रखिएगा, यादव वंश के थे, तो वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध भी सूरसेन जनपद से ही था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन गया आपका, याद रखना। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध किस जनपद से था? तो सूरसेन जनपद से। अगला जनपद आता है शिवी जनपद। शिवी जनपद की राजधानी क्या थी? शिवपुर थी, तथा राजा सुशीन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। शिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुशीन ने अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में उसे पराजित किया था, शिव को। और प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। और ये 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था, कौन सी नदी के किनारे हुआ था? परशुनी नदी अर्थात रावी नदी के किनारे हुआ था। और कालांतर में दक्षिणी पंजाब की ये शिवी जाति जो है राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। फिर इसके बाद चित्तौड़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। शिवी जनपद की राजधानी कहाँ पर है? नगरी चित्तौड़ में। और एक नगरी कहाँ पर है? टोंक में। तो याद रखना, नगरी चित्तौड़ में है। शिवी जनपद की राजधानी है नगरी चित्तौड़। मेवाड़ के अनेक स्थानों से शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहालेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे शिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना हमें पता चलता है। ये आपके जनपद हो गए हैं। अब इसका थोड़ा सा थ्योरी और है, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी जनपद में, राजस्थान के जनपदों में उस टाइम, लेकिन फिर भी सत्ता किसके हाथ में थी? कुलीन परिवारों के हाथों में थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संतागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। ये संतागार सभा जो थी, ये जनपदों की उस टाइम सबसे बड़ी संस्था थी। याद रखना, संतागार सभा जो थी, ये जनपदों में उस समय सबसे बड़ी संस्था थी। और संतागार के जो सदस्य थे, ये निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे, जिसे क्या कहा जाता था? अनुविरोध कहा जाता था। संतागार के सदस्य, राजस्थान के जनपदों में संतागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे, जिसे कहा जाता था अनुविरोध। ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया, अनुविरोध कहा जाता था। जो विषय विवादग्रस्त होते थे, उन पर मतदान कराया जाता था, और मतदान में बहुरंगी सलाकाएं काम में ली जाती थी। संतागार जो थी, ये जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। याद रखना, राजस्थान में जनपदों में सबसे बड़ी संस्था क्या थी? संतागार थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। याद रखिएगा, विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे, और बाद में गुटबाजी और आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हो गया, और समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इसके पतन के लिए उत्तरदायी हुई। इसके बाद आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन का वीडियो भी आने वाला है, तो उसमें भी सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बाल अधिकार और संरक्षण वाले टॉपिक के साथ। ये आपका अगला टॉपिक है, बाल अधिकार और संरक्षण। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।